नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर पाठ के बाकी बचे हुए प्रश्नों पर। इससे पहले हमने लगभग 65 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे और आने वाले वीडियो में हम अगले पाठ को कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। 1957 के केरल विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन मिला और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इस चुनाव के बाद केरल के मुख्यमंत्री कौन बने? EMS नंबूदरीपाद। ये केरल के उस समय मुख्यमंत्री बने। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी। यह उदाहरण किस से संबंध रखता है? केरल विधानसभा चुनाव से। 1957 के विधानसभा चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद इस पार्टी के खिलाफ मुक्ति संघर्ष किसने छेड़ा? कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केरल की सत्ता में किस वायदे के साथ आई थी? पार्टी ने वादा किया था कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। ये उस पार्टी ने वादा किया था। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया? अनुच्छेद 356। इसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के उदाहरण के रूप में किस फैसले का बार बार प्रयोग किया गया? केरल की सरकार को बर्खास्त करना। त्रिवेंद्रम का संबंध किस राज्य से है? केरल से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में कांग्रेस के अंदर। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो आपको 1934 ये उत्तर देना है। अगर आपसे केवल सोशलिस्ट पार्टी पूछा जाए तो आपको उत्तर 1948 देना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर रहने वाले युवा नेताओं ने इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बाद में वो कांग्रेस से अलग हो गए और सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आगे देखें। कांग्रेस ने 1948 में अपने संविधान में बदलाव क्यों किया? ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। इसलिए कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया था। कांग्रेस ने 1948 में अपने संविधान में बदलाव क्यों किया? ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें। कांग्रेस के समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई? 1948 में, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। समाजवादी किस विचारधारा में विश्वास करते थे? लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में। कांग्रेस ने यह घोषणा कब की कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है? 1955 में। सोशलिस्ट पार्टी के टुकड़े हो जाने से कौन से दल बने? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मौजूदा हिंदुस्तान के कौन से दलों पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है? जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर और राष्ट्रीय जनता दल पर। समाजवादी दलों के किन्हीं 4 नेताओं के नाम लिखिए। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन। आप इन नामों को याद रखिए, क्योंकि आपसे अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है तो 3 नाम समाजवादी नेताओं के और एक किसी अन्य दल के नेता का नाम आ सकता है। इसलिए आप चारों नामों को याद रखें। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? आचार्य नरेंद्र देव ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 1891 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर अंबेडकर ने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में शामिल भारतीय सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति या कहीं मसौदा समिति, इंग्लिश में कहें तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर को कौन सा मंत्रालय दिया गया? विधि मंत्रालय, यानी कानून मंत्रालय दिया गया। ये पहले विधि मंत्री थे।
हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 1951 में। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? 1956 में। उत्तर प्रदेश के नेता जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे, कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साम्यवादी या कहीं कम्युनिस्ट समूह उभरे। ये किस क्रांति से प्रेरित थे? रूस की बोल्शेविक क्रांति से। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी अलग कब हुए? दिसंबर 1941 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे किस देश को समर्थन देने का फैसला किया? ब्रिटेन को। आज़ादी के तुरंत बाद किस पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आज़ादी नहीं थी? कम्युनिस्ट पार्टी का। तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा किस पार्टी ने दिया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता कब छोड़ा? 1951 में। पहले आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर कौन सी पार्टी उभरी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसको 16 सीटें मिली थी। हमने पहले पार्ट में इसकी चर्चा की थी कि सर्वाधिक सीटें पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी और 2 नंबर पर जो पार्टी थी सीटों के हिसाब से वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको 16 सीटें मिली थी। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ज़्यादातर समर्थन किस क्षेत्र में मिला? आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार और केरल में। आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार और केरल में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद और पी.सी. जोशी। ये जो नेताओं के नाम आ रहे हैं इनको आप अच्छे से तैयार करें। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन होने के बाद कौन सी नई पार्टी बनी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन का संबंध कहाँ से है? केरल से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? धान की बालियां और हंसिया। उस मराठी फिल्म का नाम बताइए जो सत्तारूढ़ दल के भीतर चलने वाले सत्ता संघर्ष और उसमें विपक्षी दल की भूमिका को प्रभावी ढंग से बयान करती है। सिंहासन। ये ध्यान में रखें कि सिंहासन फिल्म है वो मराठी भाषा की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाली रस्साकसी को किस फिल्म में दिखाया गया है? सिंहासन में। सिंहासन फिल्म कब रिलीज हुई? वर्ष 1981 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इसलिए ये संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। भारतीय जनसंघ की जड़ें कहाँ दिखाई देती हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और हिंदू महासभा में। किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार दिया? भारतीय जनसंघ ने। भारत देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है, यह किसका विचार था? भारतीय जनसंघ का। देखिए यहाँ गलती से औरत लिखा गया, यहाँ और पढ़ें। भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात किसने कही? भारतीय जनसंघ ने। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में सबसे आगे कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनसंघ। किस पार्टी ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया? भारतीय जनसंघ ने। चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? 1964 में। किस पार्टी ने लगातार पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे? भारतीय जनसंघ ने। भारतीय जनसंघ को पहले और दूसरे आम चुनाव में कितनी सीटें मिली? क्रमशः 3 और 4, यानी पहले आम चुनाव में 3 और दूसरे आम चुनाव में 4 सीटें मिली। शुरुआती सालों में जनसंघ को किन क्षेत्रों में समर्थन मिला? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शहरी इलाकों में।
भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जड़ें कहाँ दिखाई देती है? भारतीय जनसंघ में। कांग्रेस के सदस्य टंडन के निर्वाचन को सरकार या कांग्रेस में मेरी मौजूदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन सा मंत्री बनाया गया? उद्योग मंत्री। कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ कौन से नेता थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव कौन बने? दीनदयाल उपाध्याय। देखिए, आप ये प्रश्न जरूर ध्यान रखें। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की और उसके पहले अध्यक्ष भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, लेकिन इसके पहले महासचिव दीनदयाल उपाध्याय थे। यानी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पहले महासचिव दीनदयाल उपाध्याय थे। आगे देखें, समग्र मानवतावाद या संपूर्ण मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। टग ऑफ वॉर रिज्यूम कार्टून क्या दर्शाता है? इस कार्टून में सरकार और विपक्षी दलों की ताकत की तुलना की गई है। आगे देखें, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? केरल में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? या 1948 में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी। देखिए, इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखें। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, लेकिन उनके बाद में जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया वो सी राजगोपालाचारी थे और ये भारतीय व्यक्ति थे। इसलिए वो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या 1948 में सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। इसलिए दोनों ही स्थिति में आपको उत्तर सी राजगोपालाचारी देना है। आगे देखें, त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य में है? केरल में। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था? अनुच्छेद 356 के तहत। सर्वप्रथम भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। पीआरआई पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्लूटार्को इलियास कैलास। 1957 में केरल राज्य में किस पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। किस पार्टी के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है? पीआरआई पार्टी के शासन को। भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। आज़ादी के बाद भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा? क्योंकि कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी और कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था। इसलिए एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। वैसे इसके बहुत से और भी कारण हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था? 41 राजनीतिक दलों ने। भारत में वामपंथी दलों की विचारधारा क्या रही है? भारत में वामपंथी दलों की विचारधारा साम्यवादी या मार्क्सवादी रही है। एक दल के प्रभुत्व का दौर किस वर्ष से शुरू हुआ था? प्रथम आम चुनाव 1952 से। आज़ादी के बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर लगभग 3 चुनावों में रहा। इस दौर में कौन सी पार्टी सबसे प्रभावशाली पार्टी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी ने सरकार बनाई? जनता पार्टी ने। जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? सन 1934 में। किस राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार प्रथम बार सत्ता में आई? केरल राज्य में। किन राज्यों में कांग्रेस 1952 से 67 के दौरान सत्ता में नहीं थी?
जम्मू कश्मीर और केरल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। आज़ादी के समय कांग्रेस के प्रभावशाली नेता कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। ऐसे देश जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, कौन से हैं? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि देश। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन किस आधार पर हुआ? चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ। देखिए, जो सोवियत संघ की विचारधारा से सहमत थे, सोवियत संघ की जो पार्टी थी उसकी विचारधारा से सहमत थे, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहे, और उसके विरोध में जो थे उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाई थी। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? यानी गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब कई राजनीतिक दल मिलकर सत्ता में आते हैं यानी सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। सिंहासन फिल्म मूल रूप से किस भाषा में बनाई गई थी? मराठी भाषा में। एक दल व्यवस्था से अधिक ठीक भारतीय दलीय व्यवस्था को एक दल प्रधानता कहना उचित होगा, यह कथन किसका है? रजनी कोठारी का। यानी यहाँ रजनी कोठारी के कहने का मतलब है कि भारत में एक दलीय व्यवस्था है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, बल्कि एक दल की प्रधानता है, ऐसा कहना ठीक रहेगा। किस नेता के आ जाने से कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन में बदल गई थी? महात्मा गांधी के आ जाने से। 1967 के चौथे आम चुनाव में किन राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। हमने देखा था कि कांग्रेस लगातार 3 चुनावों तक बहुत प्रभावशाली रही थी, लेकिन चौथे आम चुनाव में हालांकि कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, लेकिन उसकी सीटों में काफ़ी गिरावट आ गई थी और इन राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। आगे देखें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हुआ। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? अक्टूबर 1917 में। भारत में अनुच्छेद 356 का तथाकथित दुरुपयोग सबसे पहले कब हुआ? जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 1959 में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। विपक्षी पार्टी से क्या तात्पर्य है? जो पार्टी सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में कमी निकालकर उसकी सुचिंतित आलोचना करे, उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता है। भारत में पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल थे? 14 राष्ट्रीय और 52 राज्य स्तरीय दल। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है? बहुदलीय व्यवस्था को। वर्तमान में भारत में मतदान का तरीका कौन सा है? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होते हैं। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे करार दिया? प्रथम आम चुनाव को। भारत में आम चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? सामान्यतः 5 वर्ष बाद। वर्तमान में भारत में कौन सी पार्टी और गठबंधन की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी ही करती है। हमारे देश में चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इस प्रणाली को अपनाया गया है। तो साथियों, ये थे इस पाठ के बाकी बचे हुए प्रश्न। आप निश्चिंत होकर इन वीडियो को देखें, इनसे बाहर प्रश्न ना जाए, ये हमारा पूरा प्रयास है। हम पुस्तक से अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न है वो आपके बाहर नहीं जाए। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन प्रश्नों से संबंधित या किसी भी पाठ से संबंधित आपकी कोई भी राय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सामग्री आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले पाठ
के कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।